हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गाइस। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। गाइस, जैसा कि आप जानते ही हो कि इस चैनल पर हम लोग न्यू वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं और स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में वीडियोज़ अवेलेबल हैं इस चैनल पर। और मैंने आपके कोर्स को बहुत ही ज़्यादा आसान भी कर दिया है। कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि गाइस आपको मैं इजी से इजी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके गाइस, चलिए फिर गाइस इसी क्रम में आज हम लोग वीडियो लेके आए हैं। आज जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं वो है आपका सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल नंबर 2 लेके आए हैं हम लोग। वैसे तो ये सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल नंबर 3 है एक्चुअल में देखा जाए तो ये सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल नंबर 3 कहलाएगा। लेकिन क्या है कि सबसे पहला न्यूमेरिकल जो सर्विस कनेक्शन का कराया था उसमें हमने एक घर को सप्लाई दी थी, नॉर्मली सिंगल फेस की सप्लाई दी थी और वो कराया था हमने वर्टिकल ब्रैकेट टाइप। कौन सा कराया था? वर्टिकल ब्रैकेट टाइप। उसके बाद दूसरा जो न्यूमेरिकल कराया हमने सर्विस कनेक्शन का, एक्चुअली उसमें क्या कराया हमने कि उस न्यूमेरिकल को मैंने एक अलग ही तरीके से कराया है। जो कि ट्यूबवेल, जैसे कि कोई ट्यूबवेल होता है तो किसी भी ट्यूबवेल को किस तरीके से कनेक्शन दिए जाए मैंने वो बताया उस न्यूमेरिकल में आपको। ठीक है, तो कोशिश करो आप भी वो वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि सर्विस कनेक्शन क्या होता है ये मैंने समझा दिया। सर्विस कनेक्शन के न्यूमेरिकल कितने प्रकार के आ सकते हैं एग्जाम में वो मैंने बता दिया है। और उसी क्रम में ये आज तीसरा सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल हम लोग लेके आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करने का बिल्कुल मत सोचना। बिल्कुल वीडियो पूरा देखो, क्योंकि क्या रहता है कि वीडियो पूरा देखने से ही आप चीज़ों को गेन कर सकते हो बच्चे। इसीलिए वीडियो बिल्कुल पूरा देखना बिना एक भी सेकंड स्किप किए। ठीक है, आज के न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक बिल्डिंग को सप्लाई देने वाले हैं और जो न्यूमेरिकल में कराऊंगा वो किसी एक मेथड से होगा जो कि अभी तक मैंने नहीं कराया है। अभी तक जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए वो 2 प्रकार के न्यूमेरिकल करा चुका हूँ मैं अभी तक आपको। देखिए, सबसे पहले हमने कराया GI पाइप का। कौन सा वाला कराया? GI पाइप का न्यूमेरिकल कराया। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल कराया वर्टिकल ब्रैकेट का। कौन सा कराया? वर्टिकल ब्रैकेट का। तो GI पाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया और वर्टिकल ब्रैकेट का न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया। ओके गाइस, तो दो न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए। आज एक तीसरे प्रकार का न्यूमेरिकल लेके आए हैं और एग्जाम में गाइस ये आप जरूर सोच के चलो कि एग्जाम में आपको एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। वो फर्क नहीं पड़ता कि वो GI पाइप का हो या वर्टिकल ब्रैकेट का हो, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट का हो, ओवरहेड केबल टाइप का हो या अंडरग्राउंड केबल टाइप का हो। लेकिन आप एक बात कंफर्म समझ के चलें कि आपको जो है एक न्यूमेरिकल कंफर्म करना है, इसलिए आप एक न्यूमेरिकल को ऐसा करके चले कि आपको बिल्कुल पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आना चाहिए। ओके गाइस, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप चीज़ों को अच्छे से गेन कर पाओगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए गाइस बढ़ते हैं, वीडियो आगे की तरफ को चलते हैं हम लोग और अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरे लोगों से। अगली चीज़ गाइस की वीडियो को भी शेयर किया करो जितना हो सके, उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिशियल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है नहीं, चलिए इसी क्रम में आज का वीडियो बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल नंबर 3 है ये, लेकिन मैंने इसमें 2 डाल रखा है क्योंकि सर्विस कनेक्शन के नाम से दूसरा न्यूमेरिकल है। जो दूसरा न्यूमेरिकल था वो ट्यूबवेल के उससे था, ट्यूबवेल के टाइप से। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल आज का। गाइस, न्यूमेरिकल करने से पहले हमेशा की तरह आपको पता ही है क्या बताना होता है। आपने जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक मैंने आपको कराए उनमें सभी में मैंने न्यूमेरिकल करने से पहले आपको न्यूमेरिकल के स्टेप समझा दिए। तो आज के न्यूमेरिकल में भी हम लोग यही करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको इस न्यूमेरिकल के स्टेप समझा देता हूँ सारे के सारे। आपको पता ही है स्टेप्स कोई मुश्किल काम होता नहीं, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये स्टेप समझना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। वैसे आप अगर ये सोचो कि आप तो ये स्टेप समझ चुके हैं, अब हम क्यों इस वीडियो को देखें वाला, तो थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है। क्योंकि क्या रहता है बच्चे कि स्टेप्स जरूरी हैं। क्या पता जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे उसमें और इस न्यूमेरिकल में कुछ अंतर हो, तो इसीलिए क्या पता इसके स्टेप्स में भी कोई अंतर हो। और चलो माने कि स्टेप्स में कोई अंतर नहीं भी है, मान लो कि स्टेप्स में कोई अंतर नहीं भी है,
तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको 5 या 3 या 4 मिनट में? कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। सोच के देखो, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा आपको, ये तो बात कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, कंटिन्यू देखा करो पूरा वीडियो। ओके, चलिए। तो जब बात करते हैं स्टेप्स की हम, तो ओवरऑल सर्वमान्य हमेशा से माना गया स्टेप, यूनिवर्सल स्टेप पहला हमारा क्या होता है? अजम्पशंस को मानने का हमारा पहला स्टेप होता है। क्या होता है पहला स्टेप? अजम्पशंस को लेट करना। अच्छा गाइस, ये अजम्पशंस क्या होते हैं? अजम्पशंस भी आपको पता होना चाहिए। अजम्पशंस हम बोलते हैं किनको हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अजम्पशन किसी भी एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल को सोल्व करने का वह पार्ट होता है जिसमें हम उन चीज़ों को खुद से मान लेते हैं जो हमें हमारा क्वेश्चन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में दी नहीं गई होती। तो अजम्पशन का मतलब क्या? कि अजम्पशन का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें क्वेश्चन करने के लिए रिक्वायर्ड हैं लेकिन क्वेश्चन में दी नहीं गई। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि अगर हम क्वेश्चन करते हैं सर्विस कनेक्शन का, तो ये कोई कंपलसरी बात नहीं कि सर्विस कनेक्शन के क्वेश्चन में आपको ये बता के दे कि आपको किस प्रकार का सर्विस कनेक्शन यहाँ यूज़ करना है। देखो, बात समझ के चलो आप कि अगर आप सर्विस कनेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो तो ये कोई कंपलसरी बात नहीं, कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपको कोई ये बताए कि आपको जो है वो किस प्रकार का सर्विस कनेक्शन यूज़ करना है। तो ये आपका ही एक क्वेश्चन का स्टेप बनता है जिसमें कि हम खुद से लेट करते हैं कि हमको किस प्रकार का सर्विस कनेक्शन यूज़ करना है। पहला स्टेप तो ये समझो, यहाँ हम खुद से ही लेट करते हैं कि हमको किस प्रकार का सर्विस कनेक्शन यूज़ करना है। ये अजम्पशन के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में दिए नहीं गए होते लेकिन हमको खुद से लेट करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया होता कि मान लो कि आप अगर वर्टिकल ब्रैकेट का क्वेश्चन यूज़ कर रहे हो, मान लो कि आप वर्टिकल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन लगा रहे हो, तो क्वेश्चन में कभी भी आपको वो ये नहीं बताएगा कि आपको जो है वर्टिकल ब्रैकेट टाइप के सर्विस कनेक्शन में आई बोल्ट यूज़ करना है या फिर आपको साइकिल इंसुलेटर यूज़ करना है। वो आपका मन है कि आप साइकिल इंसुलेटर यूज़ करें या आप आई बोल्ट यूज़ करें, लेकिन क्लियर कहाँ करना होता है? क्लियर करना होता है हमें सारी चीज़ अजम्पशन में। इसलिए अजम्पशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, अजम्पशन मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का। आई होप बात आपको समझ में आ रही हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना? बात अगर बच्चे समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है? और वीडियो को बिना स्किप किए ही देखा करो, कभी भी स्किप मत किया करो वीडियो को, ठीक है गाइस? चलिए, जब अजम्पशन का स्टेप हमारा हो जाता है क्लियर, हम अजम्पशन के स्टेप को कर लेते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ करंट का। अच्छा, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आज फिर से मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ करंट गाइस एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन के क्वेश्चन को करने का। फिर से सुन लो आप, कैलकुलेशन ऑफ करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें क्या रहता है गाइस कि आप विदाउट करंट को कैलकुलेट किए ये नहीं बता सकते कि आप जो है कौन सा वाला स्विच यूज़ करें। आई मीन टू से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो केवल करंट के बेस पर ही आते हैं। मेन चीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है करंट। इसीलिए करंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। समझ में ये बात? इसीलिए करंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना अगले स्टेप की तरफ। देखिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि करंट की कैलकुलेशन में क्या करना होता है। देखो गाइस, जब ये करंट की हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्वेश्चन में हमेशा पावर दे रखी होती है, पावर दे रखी है, और P इज टू होता है बी आई और कोस फाई, बी आई कोस फाई। अगर थ्री फेस की बात करेंगे तो यहाँ पर √3 लग जाएगा, ठीक है गाइस? तो अब हमें पावर दे रखी है, हमें करंट निकालना है, तो इस वाले आई को कैरी करेंगे इधर, I इज टू, इस वाले I को हम यहाँ लिख देंगे, I इज टू क्या हो जाएगा? P अपॉन √3 बी आई, वो बी और कोस फाई, आई तो उधर चला गया, कोस फाई,
इस वाले फॉर्मूले से हम, अगर 3 फेस है तो इस वाले फॉर्मूले से हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर सिंगल फेस है तो इस √3 को हटा दो आप और सिंगल फेस में सीधा सीधा ये पावर कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले से। दूसरी चीज़, अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे, किसी ट्रांसफॉर्मर की, तो हम इस cos फाई को भी हटा देंगे, cos फाई को भी हटा देंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर क्या रहता है कि पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग क्या होती है, वो केवीए में होती है ना। और ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिया था कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों और मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों लेते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेमेस्टर में तो खैर नहीं, लेकिन 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट, वो 3rd सेम में एक सब्जेक्ट होता है EIM, उसमें पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन इस सेमेस्टर में तो खैर आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, अब बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है गाइस। चलिए करंट निकालना आपको समझ में आ गया, बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है आपका, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल। अगला स्टेप है आपका कैलकुलेशन ऑफ साइज फॉर ओवरहेड कंडक्टर एंड वेदर प्रूफ केबल। इसका मतलब गाइस ये कि हम जो सर्विस कनेक्शन लगा रहे हैं उसमें क्या है कि इस तरफ तो हमको खंभा लगाना है, मतलब इस तरफ हमारा खंभा लगा हुआ है, इस खंभे से कनेक्शन हमको लेके जाने ऐसे करके। फिर इधर में हमारा घर है, इस घर के बाहर हमने जिस प्रकार से वो सर्विस कनेक्शन देना था वो प्रकार हमने इधर जो है अपना लगा दिया, जैसे ब्रैकेट से देना था तो इधर ब्रैकेट लगा दिया। तो इस पोल पे से इस ब्रैकेट तक सप्लाई लेके जाएंगे ओवरहेड कंडक्टर से इस तरीके से। तो बस उसी का कैलकुलेशन करना होता है कि वो करंट के अकॉर्डिंग कौन सा वाला कंडक्टर हमारा यूज़ हुआ और कौन सा वाला कंडक्टर हमारा यूज़ नहीं हुआ, ये हमको करना होता है। ओके गाइज, आई होप चीज़ आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप स्क्रीन पर देखते रहो, देखो बिल्कुल साफ साफ पर लिखा हुआ है कैलकुलेशन फॉर साइज ऑफ ओवरहेड कंडक्टर एंड वेदर प्रूफ केबल। इसका मतलब क्या है कि ओवरहेड कंडक्टर का साइज पता लगाना, और वेदर प्रूफ केबल का मतलब ये जो ब्रैकेट हमने लगाया था, ये घर हमारा, इस घर के बाहर ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट से एनर्जी मीटर तक सप्लाई जो जाएगी वो एक केबल के थ्रू जाएगी, एक वेदर प्रूफ केबल के थ्रू सप्लाई जाएगी। और बस इस वेदर प्रूफ केबल की ही डायमेंशन पता करना करंट पर डिपेंड करता है। तो मेन चीज़ तो सबसे ज़्यादा करंट है, आपको करंट तो जरूर निकालना पड़ेगा, ये आप सोच के चलो कि करंट आपको जरूर निकालना पड़ेगा। और करंट का कैलकुलेशन सबसे पहले भी करना पड़ेगा, एजम्पशन को मानने के बाद तुरंत करंट का कैलकुलेशन ही करते हैं, आपको दिख रहा होगा स्टेप्स में, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और अगला स्टेप है हमारा सर्विस कनेक्शन का डायग्राम बनाना। चलिए, जब हमने वेदर प्रूफ केबल पता कर लिया, साइज ऑफ कंडक्टर पता कर लिया, अब हम बनाएंगे सर्विस कनेक्शन का डायग्राम। जैसे कि मान लीजिए हमने एजम्पशन में जिस सर्विस कनेक्शन का यूज़ किया है, एजम्पशन में हमने मान लिया है ना कि हम कौन सा वाला सर्विस कनेक्शन का यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ हमने एजम्पशन में मान ली है अपने। तो एजम्पशन में हमने जोन से भी जिस भी प्रकार के सर्विस कनेक्शन का यूज़ किया है, उस सर्विस कनेक्शन को हम अब यहाँ डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर वर्टिकल ब्रैकेट हम सर्विस कनेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ हम वर्टिकल ब्रैकेट का डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ हॉरिजॉन्टल से कर रहे हैं, तो मैं मीन टू से कि जिस भी मेथड से आप सर्विस कनेक्शन दे रहे हो उसका डायग्राम अब यहाँ पे बनने वाला है, इसी स्टेप में। आगे मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। डायग्राम जैसे मैं बना के जाऊँगा आपको वैसे ही बना देना एग्जाम में, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब जब सर्विस कनेक्शन का डायग्राम भी हमारा बन गया, तो अगले नंबर पे आता है अगला स्टेप हमारा कि प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स। देखिए, जो मटेरियल्स हैं जो हमने इसमें लगाए हैं अपने सर्विस कनेक्शन में, उनकी हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, और इस लिस्ट को, इस मटेरियल लिस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए हमें उन सारे के सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है जो मटेरियल्स हम इसमें लगाएंगे, ताकि हम ये पता लगा सकें कि इस सर्विस कनेक्शन में जो खर्च होने वाला है वो कितना पैसा खर्च होने वाला है। हम इस चीज़ का पता लगाने के लिए ही मटेरियल लिस्ट बनाते हैं। फिर मटेरियल लिस्ट के बाद हम लोग उन सारे मटेरियल्स के कॉस्ट को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो निकल के आती है हमारे पास मटेरियल कॉस्ट, ठीक। उसके बाद हम मटेरियल कॉस्ट निकालने के बाद लेबर कॉस्ट एंड इमरजेंसी कॉस्ट, दो कंपोनेंट और निकालते हैं। ये दो बहुत मेन चीज़ें ध्यान रखना। पहले तो मैंने मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए ये सारा का सारा काम किया था, तो
जब हमने उन मटेरियल्स के सभी मटेरियल्स के प्राइस को ऐड कर लिया तो मटेरियल कॉस्ट निकल गई। अब जब मटेरियल कॉस्ट निकल गई तो मटेरियल कॉस्ट निकलने के बाद हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट और गाइज लेबर कॉस्ट होती है, अगर हम बात करें सर्विस कनेक्शन की, तो सर्विस कनेक्शन में लेबर कॉस्ट 20% रहती है मटेरियल कॉस्ट का। सर्विस कनेक्शन में जो लेबर कॉस्ट रहती है वो 20% रहती है मटेरियल कॉस्ट का। गाइज आज मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सको कि मैं किस एक्सप्रेशन के साथ कौन सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि क्या रहता है कि स्क्रीन पर कभी भी मैं कुछ भी लिख के चला जाऊँ, अक्सर आप चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, कभी कभी कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर की शक्ल दिख रही है कि नहीं दिख रही है, उनको केवल पढ़ने से मतलब है। लेकिन कुछ हैं ऐसे इन्हें टीचर की शक्ल दिखे तो इफेक्टिव लगता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि चीज़ों को जरूर समझ के चलो अच्छे से, ठीक है ना गाइस। आप बस मैं ये कैमरा केवल इसलिए ऑन किया आज ताकि आपको मैं एक्सप्रेशन के साथ बता सकूं कि अगर मैं पोल लगा रहा हूँ तो किस तरीके से मैं मैं ऐसे पोल लगा रहा हूँ फिर यहाँ से बाहर लेके जा रहा हूँ, तो आप कुछ इमेजिनेशन तो हल्का फुल्का इमेजिनेशन तो आप कर ही पाओगे। बस इसीलिए मैंने आज कैमरा ऑन कर दिया। ओके गाइस, चलिए अब बताना जरूर कि आने वाली वीडियोज़ में कैमरा ऑन करके ही वीडियो बनाऊँ या फिर विदाउट कैमरा वीडियो बनाऊँ। आप जरूर मुझे सजेशन दीजिएगा, ठीक है गाइस, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं इस चीज़ को कैरी कर सकूँ। ओके गाइस, चलिए फिर अब अगला जब लेबर कॉस्ट फाइंड कर लेंगे फिर हम इमरजेंसी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। इमरजेंसी कॉस्ट ओवरऑल यूनिवर्सल 5% रहती है। कितने परसेंट? 5%। 5% इमरजेंसी कॉस्ट रहती है, चाहे वर्ड और न्यूमेरिकल किसी भी चीज़ का हो। लेकिन लेबर कॉस्ट अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स में वो चेंज होती रहती है, लेकिन इमरजेंसी कॉस्ट बिल्कुल फिक्स, वो 5% ही रहेगी, न्यूमेरिकल वट एवर कुछ भी हो। ठीक है गाइस, चलिए फिर अब हमने मटेरियल कॉस्ट निकाल ली, लेबर कॉस्ट निकाल ली और इमरजेंसी कॉस्ट निकाल ली। अब जब हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो निकल जाती है हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। आई होप गाइस आपको स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि स्टेप्स तुमको पहले से पता थे। अच्छी बात, आपको पता थे तो दोबारा सीख ले तो कौन सी बड़ी बात, रिवाइज हो गया आपका। पता है मैं स्टेप इसलिए हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको कराता हूँ। मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन अगर कर लिए, वो छोटी बात कि अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए तो कम से कम उन 50 क्वेश्चन के आपको स्टेप रट गए। आप खुद सोच कर देखो कि उन 50 क्वेश्चन के आपको स्टेप रट गए, कितना फ़ायदा मिलेगा आपको एग्जाम में, ये आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ का। ठीक है, अभी भले से आपको कुछ भी रखता हो लेकिन एग्जाम में आपको इसका इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा बच्चे कि आप सोच नहीं सकते। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ मैं। न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है गाइस आज का, आप देख सकते हो उसको कितना सिंपल न्यूमेरिकल स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपकी। न्यूमेरिकल नंबर 3 डाल दिया मैंने। इसको 3 इसलिए डाला क्योंकि देखो एक न्यूमेरिकल कराया था हमने वर्टिकल ब्रैकेट का, एक कराया था GI पाइप का। आज जो कराने वाले हैं वो किसी और मेथड से है, इसलिए मैं इसको न्यूमेरिकल नंबर 3 डाल दिया है। कुल मिला के सर्विस कनेक्शन के 6 न्यूमेरिकल होने हैं आपके, और वो 6 के 6 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो। लेकिन आपको एक फ़ायदे की बात बताता हूँ भाई, देखो सुन के चलो अभी कराते हैं इस न्यूमेरिकल को। पहले थोड़ी सी बात सुन लीजिए। देखिए सर्विस कनेक्शन में थोड़ा फ़ायदा है, और सर्विस कनेक्शन में फ़ायदा ऐसे है कि जब सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल आता है तो एग्जामिनर कभी भी ये नहीं बता के जाता कि आपको जो है उस न्यूमेरिकल को करना किस मेथड से। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इसको इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए। ये टोटली आप पर डिपेंड रहता है कि आप उसको किस मेथड से करते हैं। इसीलिए लेकिन कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ रूल्स होते हैं कि आप यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ करेंगे और वहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो आपको मैं सारा का सारा बता दूंगा। ओके गाइस, जैसे देखो ये जो अगर केवल एक ही मंजिल की बिल्डिंग है, जैसे एक ही फ्लोर की बिल्डिंग है, तब आप जिस प्रकार का चाहो उस प्रकार का सर्विस कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर 2 मंजिल की बिल्डिंग है तब आप केवल 2 ही प्रकार के सर्विस कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। पहला हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप, दूसरा अंडरग्राउंड केबल टाइप। अब अंडरग्राउंड केबल को भी यूज़ करने का रूल है। अंडरग्राउंड केबल को यूज़ करने का रूल ये है गाइस कि अंडरग्राउंड केबल को आप तब यूज़ करोगे जब लोड 25 किलोवाट से ज़्यादा होगा। जब लोड 25 किलोवाट से ज़्यादा होगा तब आप अंडरग्राउंड केबल को यूज़ करोगे। ठीक है ना। चलिए फिर आज का न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्या कहता है आज का न्यूमेरिकल कि किसी 2 मंजिला मकान,
किसी 2 मंजिला मकान को 20 मीटर दूर, चलो 20 मीटर दूर स्थित डिस्ट्रीब्यूशन पोल से, एक मकान है, यहाँ एक मकान है, यहाँ से 20 मीटर दूर एक पोल है, इस पोल से इस मकान को सप्लाई देनी है, ये आपको काम करना है के क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 मीटर दूर स्थित डिस्ट्रीब्यूशन पोल से, ठीक है, पोल से 15 किलोवाट, 15 किलोवाट, ये आपको आउटपुट पावर भी दे दिया इन्होंने, लोड दे दिया है। सर्विस कनेक्शन को इतने लोड का करना है 15 किलोवाट का, 400 वोल्ट। चलो करंट निकालने के लिए बी की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, पी की हो गई, बी की हो गई। 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर। कैसे 4 वायर का मतलब जरूर यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। देखिए, अगर आपको सर्विस कनेक्शन में वो क्लियर करके ना दे कि सर्विस कनेक्शन को आपको 3 फेज 3 वायर से करना है कि 3 फेज 4 वायर से करना है, तो ध्यान रखना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस न्यूमेरिकल या किसी भी न्यूमेरिकल में एजप्शन में ही ये क्लियर कर दें कि ये कितने वायर का न्यूमेरिकल है। 3 फेज में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि 3 फेज में 2 प्रकार के होते हैं, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर। इसलिए आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का न्यूमेरिकल है। ये आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये 3 फेज 3 वायर है या 3 फेज 4 वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, 15 किलोवाट 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 वायर। ओके, सर्विस कनेक्शन देना है। ठीक है, सर्विस कनेक्शन दे देंगे। इस सर्विस कनेक्शन में लगने वाले मटेरियल की कॉस्ट सहित लिस्ट बनाओ। ओके, क्या लिखा है? इस सर्विस कनेक्शन में लगने वाले मटेरियल की कॉस्ट सहित लिस्ट बनाओ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये पता लग गया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो मुझे लगता है बच्चे कि आप आधा क्वेश्चन तो कर गए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में हमसे ये चीज़ पूछी गई है एक्चुअल में, तो मुझे लगता है कि आपने आधा क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया। बाकी का आधा मैं करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। वीडियो आखिर तक देखो, पूरा देखो, आपके क्वेश्चन को बिल्कुल करा दूंगा। ठीक है, और गाइज ये ना क्वेश्चन 20 नंबर में आया हुआ है, आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो 20 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको इधर दिख रहा होगा, ये 20 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, पढ़ते हैं गाइज आगे और शुरू करते हैं वीडियो अपना आज का, जो कि आपके इस क्वेश्चन को सोल्व करके जाएगा। सॉल्यूशन का पहला पार्ट आपको पता ही क्या होता है। सॉल्यूशन का पहला पार्ट होता है अजप्शन। अजप्शंस को देखें, अगर आप स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ये देखो इधर दिख रहे हैं। अजप्शंस में क्या होता है कि सबसे पहला अजप्शन हम यही मानते हैं कि हमने किस प्रकार के सर्विस कनेक्शन का यूज़ किया है। आपको मैंने बताया था अभी कि सबसे पहला अजप्शन हम यही मानेंगे कि हमने किस प्रकार के सर्विस कनेक्शन का यूज़ किया है। तो गाइस आज के सर्विस कनेक्शन में जो सबसे पहला अजप्शन है, वो अगर आप देखो तो मैंने क्या माना है, मैंने माना है कि सर्विस कनेक्शन हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन द्वारा दिया गया है। क्या माना है मैंने? देखो इधर कि सर्विस कनेक्शन हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन द्वारा दिया गया है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या लिखा है मैंने। ये सर्विस कनेक्शन हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि हम जो है किस प्रकार का सर्विस कनेक्शन देने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन देने वाले हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पीछे क्वेश्चन में पढ़ें तो क्वेश्चन में इतना बड़ा बड़ा क्लियर करके लिखा है उन्होंने कि जो आपकी बिल्डिंग है वो 2 फ्लोर की है, एक 2 मंजिला मकान है, जैसे कि एक पहली मंजिल हो गई, फिर ये दूसरी मंजिल हो गई। तो ये 2 मंजिला मकान को केवल 2 ही प्रकार से कनेक्शन दे सकते हैं। पहला तो आपका हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट है, दूसरा आपका अंडरग्राउंड केबल है। लेकिन अंडरग्राउंड केबल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास पावर की वैल्यू 25 किलोवाट से ऊपर होती है। यहाँ हमारे पास 15 किलोवाट है, इसीलिए हमने हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का यूज़ किया है। गाइस मैं आपको सारी बातें इसलिए बता कर चलता हूँ ताकि आने वाले क्वेश्चंस में भी आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बिल्कुल सारे स्टेप जब क्लियर कर दूंगा तो आप आने वाले क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
ठीक है ना बच्चे। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन से हमने कनेक्शन दे दिया। ओके, अगला एजप्शन हमने माना है। देखो गाइस, आपको बताइए कि ब्रैकेट से लेके और घर तक जो एनर्जी मीटर होता है, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट से इस घर तक जो सप्लाई दी जाएगी वो केबल से दी जाएगी। ऐसे केबल आएगा, फिर केबल से इसमें सप्लाई दी जाएगी एनर्जी मीटर को। तो इस वाले केबल को जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमको एजप्शन में मानना पड़ता है। तो मैंने क्या लिखा है कि हमने जो सप्लाई दी है वो 4 कोर, देखो अगला एजप्शन देखो, आप देखो पढ़ने को मिलेगा आपको कि 4 कोर, कहाँ गया, 4 कोर वेदर प्रूफ केबल द्वारा ब्रैकेट से एनर्जी मीटर को सप्लाई दी गई है। समझ में आई बात? देखो मैंने अंडरलाइन किया है कि 4 कोर वेदर प्रूफ केबल द्वारा ब्रैकेट से एनर्जी मीटर को सप्लाई दी गई है। ठीक है, आधी चीज तो वैसे क्लियर हो गई आपकी। आई होप चीज समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा है वीडियो देखने में, लाइक करो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मैं इस कैमरे को थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, ये चीज़ ना वो कर रहा है, ढक रहा है आपके क्वेश्चन को। ये इस तरफ से किसी चीज़ को नहीं ढकेगा। अब ठीक है, इस तरफ से किसी भी चीज़ को नहीं ढकेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना गाइस? देखिए तीसरा एजप्शन क्या है कि ओवरहेड कंडक्टर के रूप में AAC यूज़ किया गया है। ये देखो बॉक्स साहब, क्या है कि ओवरहेड कंडक्टर के रूप में AAC यूज़ किया गया है। AAC देखो, इधर देखो लिख रहा नहीं, ये देखो ओवरहेड कंडक्टर के रूप में AAC यूज़ किया गया है। AAC का मतलब आपको मैंने कितनी बार बता रखा है, नहीं पता है, फिर से बता देता हूँ। AAC का मतलब क्या होता है आपका? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। क्या फुल फॉर्म होती है AAC की? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ये इसमें क्या रहता है कि जो वायर है, जैसे ये वायर, इसके ऊपर कई सारे वायर लपेट दिए हैं, तार जो होते हैं वो सारे के सारे एल्यूमिनियम के ही होते हैं। और ACSR जो होता है उसमें एक पहला वाला वायर लोहे का रहता है, उसके ऊपर तार लपेट देते हैं। लेकिन यहाँ सारे के सारे वायर एल्यूमिनियम के ही हैं। तो हमने ये वाला AAC कंडक्टर यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, AAC। चलिए, अब बस एक ही एजप्शन मानने को रह जाता है जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको इसका डाउट हमेशा क्लियर करके चलता हूँ। और आज फिर से मैं इसके बारे में एक बात बता के चलूँगा आपको गाइज, वो ये है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन करने हो उतने क्वेश्चन करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हर एक क्वेश्चन में EEE फर्स्ट और EEE सेकेंड में 8 SWG का अर्थिंग वायर ही यूज़ करना गाइज। कुछ जगहों पे, कुछ क्वेश्चंस में, कुछ बुक्स में और कुछ वीडियोज़ में। पहले बात तो गाइज, आप मेरे अकॉर्डिंग, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो इसलिए कह रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आप किसी भी चैनल पर जाकर वीडियो देख लो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इससे अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे। ठीक है ना बच्चे? लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि आपको इससे अच्छी चीज़ें कहीं और एक्सप्लेन हो रही हैं, प्लीज़ मुझे जरूर आकर सर्च करके जाना, क्योंकि मैं खुद देखना चाहूँगा कि ऐसा कौन है जो इससे अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। ओके गाइज, चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और 8 SWG का अर्थिंग वायर यूज़ करने की बात कर रहा था मैं, तो वो मैं इसलिए कर रहा था गाइज क्योंकि जब 8 SWG का अर्थिंग वायर हम यूज़ करेंगे और डिफरेंट आप यूज़ नहीं करेंगे, वैसे हम चाहें तो बाकी में रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं एक ही वायर यूज़ करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा चीज़ों के प्राइस ना याद करने पड़े और आप डाउटफुल ना आए। मेरा पर्पस क्या है गाइस कि आपके डाउट दूर करना है बस। देखो, अगर आप डाउटफुल रहोगे तो फिर फ़ायदा क्या आपका पढ़ने का? आप जब चैनल पे आए हो तो आप कुछ ना कुछ गेन करके जाओ भाई। कोशिश मेरी रहती है कि आप कुछ ना कुछ गेन करके जाओ चैनल पे आए हो तो ट्रिक्स अगर नहीं सिखाऊंगा तो इसमें इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि आप पढ़ते पढ़ते ही बूढ़े हो जाओगे ठीक है ना? लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। आपको 8 SWG का वायर ही यूज़ करना है। SWG का मतलब होता है स्ट्रेन वायर गेज। और गाइस आप ये मत सोचना कि 8 SWG का वायर सर यूज़ करा रहे हैं तो क्या पता कहीं पे गलत भी हो सकता है, ये मेरी गारंटी, कहीं पे भी गलत नहीं होगा, कहीं भी गलत नहीं होगा। आप ओवरहेड लाइन में, सर्विस कनेक्शन में, पावर वायरिंग में और सब स्टेशन में, अंडरग्राउंड लाइन्स में, एवरीवेयर जहाँ आपका मन करे वहाँ पे आप 8 SWG का अर्थिंग वायर यूज़ करो। मेरी जिम्मेदारी, वो गलत बिल्कुल नहीं होगा। ओके गाइस, तो यहीं पर हमारा एजप्शन खत्म होते हैं। एजप्शन क्लियर हो गए हो तो बढ़िया आगे। आई होप एजप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे गाइस।
और ये एजप्शन मैं एक चीज़ आपको थोड़ी मुक्ति दे रहा हूँ एक चीज़ से कि आने वाले टाइम में भी हमारे सर्विस कनेक्शन के न्यूमेरिकल जितने भी होंगे यही एजप्शन रहने वाले हैं, बस ये चेंज होगा। जैसे आज के में कनेक्शन दिया गया हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट से, तो हो सकता है कि आने वाले में ओवरहेड केबल से दिया जाए, या फिर आने वाले में अंडरग्राउंड केबल से दिया जाए, या फिर एक और होता है आई वोल्ट से दिया जाए। गाइस आई वोल्ट का ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको आई वोल्ट नहीं कराऊंगा, लेकिन करा दूंगा। खैर अगर आप बताना मुझे कराना है कि नहीं कराना, कोई इतना इंपॉर्टेंट वो रहता नहीं है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ करंट, जो कि हमारा दूसरा स्टेप था, कैलकुलेशन ऑफ करंट का। गाइस कैलकुलेशन ऑफ करंट जब हमने देखा है, तो जब हम करंट की कैलकुलेशन की बात आती है, तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल सिंपल पता होता है। क्या फॉर्मूला होता है? P इज टू √3 BI cos फाई। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 फेज पावर की, तो P इज टू BI cos फाई। लेकिन गाइस हमको तो I निकालना है, I को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो हमने क्या काम किया, यही काम हमने यहाँ पे किया है कि I को इस तरफ रखा है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए। पावर की वैल्यू 15 किलोवाट रखी, वोल्टेज की वैल्यू 400 वोल्ट यानी कि 0.4 kV रखी, ऊपर के में इसलिए पावर फैक्टर मैंने यहाँ पे 0.9 रखा है। आप भी 0.9 ही रखा करो पावर फैक्टर हमेशा। कोशिश करो कि पावर फैक्टर को हमेशा 0.9 या 0.8 ही रखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 8 भी रखेंगे तब भी, ठीक है ना। चलिए, और जब इन वैल्यूज़ को रखने के बाद हमने करंट की वैल्यू जो निकल के आई, वो हमारे पास 24.05 एम्पियर करंट निकल के आया। कितना आया? 24.05 एम्पियर करंट निकल के आया हमारे पास। कितना? 24.05 एम्पियर करंट निकल के आया हमारे पास। देखो स्क्रीन पर, ये देखो दिख रहा है। तो हमारे पास 24.05 एम्पियर करंट निकल के आया है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया है, कुछ भी अलग इसमें टेक्निक अप्लाई नहीं की है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप ये मत सोचना कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे एग्जाम में। तो गाइज आपको खुशखबरी ये, जो थर्ड ईयर में उनको तो पता होगा, जो सेकंड ईयर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सेकंड ईयर वालों के भी काम का है, इसीलिए तो जो सेकंड ईयर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये गाइज कि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है। आप एग्जाम में कैलकुलेटर ले जा सकते हो। और गाइज मैं आपको एक चीज़ फंडामेंटल क्लियर किए देता हूँ। अभी भी कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है जो न्यू आए हैं कि EDD फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो कितने नंबर का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, और EDD सेकंड का कितने का आएगा। तो गाइज बिल्कुल फिक्स आपको मैं आज क्लियर कर रहा हूँ, भरोसा करना, रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो बोर्ड ने निश्चित किया है वो, कि EDD फर्स्ट का पेपर आएगा 50 नंबर का आपका, और EDD सेकंड का पेपर आएगा आपका 100 मार्क्स का, 100 नंबर का। EDD फर्स्ट का पेपर कितने का आएगा? 50 नंबर का। ये 50 नंबर का फर्स्ट है और ये 100 नंबर का सेकंड है। तो ध्यान से सुन लो आप, EDD फर्स्ट का पेपर आएगा 50 नंबर का, और EDD सेकंड का पेपर आएगा आपका 100 नंबर का। ओके गाइज, आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब जब हमने करंट का कैलकुलेशन किया, तो करंट के कैलकुलेशन के बाद हमारा अगला स्टेप था कि हम ओवरहेड कंडक्टर और केबल की माप पता करें। यही था ना अगला स्टेप हमारा, कि हम जो है वो ओवरहेड कंडक्टर और केबल की माप पता करें। तो अब हमने क्या वही काम किया है कि अब हमने इस ओवरहेड कंडक्टर और केबल की माप पता की। तो इसके लिए टेबल आता है गाइज, आप में से जिसके पास भी वो टेबल नहीं है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए। हमारा ईमेल आईडी आपको पता ही है, polytechnicstudy2019@gmail.com। आप अगर वहाँ पर मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर हर प्रकार की टेबल अवेलेबल करा दूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है पक्का, ठीक है नहीं। वहाँ पे मैं आपको हर प्रकार के टेबल, हर प्रकार के PDF नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करा सकता हूँ। तो गाइस आप कोशिश करो कि आपके पास अगर टेबल नहीं है या आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप हमें ईमेल कर दिया करो, ठीक है ना। ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं, मैं आपको तुरंत कोशिश करूँगा कि तुरंत। और दूसरी चीज़, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं आगे, एक मिनट जरा मैं कैमरा थोड़ा हटा रहा हूँ, इसको साइड में कर रहा हूँ कैमरे को, कि अब जब हमने ओवरहेड कंडक्टर की टेबल में देखने पर यह ज्ञात हुआ, यह पता लगा कि ओवरहेड कंडक्टर के लिए
ये वाला वायर यूज़ होगा, ये वाला 3/3.00 mm AAC कंडक्टर, 3/3.00 mm AAC कंडक्टर। गाइज ये मैंने कैसे देख के लिख दिया, मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है गाइज देख के, ये इसके लिए भी पूरा एक प्रॉपर फंडा होता है, प्रॉपर फॉर्मूला होता है, और ये होता है कि टेबल में देख के पता लगती हैं चीज़ें। क्या होता है कि एक टेबल है, टेबल में अगर आपने वो टेबल देखी है तब तो कोई इशू है ही नहीं, अगर आपने वो टेबल नहीं देखी है इसलिए बता रहा हूँ मैं कि उसमें क्या करना होता है हमें कि करंट रेटिंग, ये करंट रेटिंग देखनी होती है, करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग फिर वायर देखना होता है। गाइज AAC में सबसे कम डायमेंशन का वायर यही वाला होता है, 100 एम्पियर की करंट तक ये वायर कैरी कर सकते हैं। तो आप बिंदास सर्विस कनेक्शन के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ओवरहेड लाइन का अगर 100 एम्पियर से नीचे का करंट है वहाँ तक आप ये वाला वायर कैरी कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो। ठीक है, ये पता कैसा लगता है, इस टेबल से देख के पता लगता है, जो कि आपके ओवरहेड लाइंस वाले चैप्टर में मिल जाएगी आपको बुक में। अगर आपके पास बुक नहीं है और वो टेबल आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल कीजिए, मैं आपको टेबल प्रोवाइड करा दूँगा। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। और करंट पता लग गई, ओवरहेड कंडक्टर पता लग गया, अब हम पता लगाएंगे जो केबल यूज़ कर रहे हैं 4 कोर केबल जो था 4 कोर केबल, उस 4 कोर वाले केबल की डायमेंशन पता लगाएंगे अब। ठीक है, उस 4 कोर वाले केबल की डायमेंशन पता लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये आप देखो 4 कोर केबल के डायमेंशन के लिए भी मैंने लिख दिया है पूरा, आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे क्या लिखा है कि PVC इंसुलेटेड केबल, ये आपको मिलता है चैप्टर नंबर 6 में, मतलब अंडरग्राउंड लाइंस वाले चैप्टर में। रही बात टेबल की कि इसका टेबल चाहिए आपको, तो भाई इसका टेबल भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको इसका टेबल भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। टेबल मेरे पास सारे के सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ तो नहीं डाल सकता ना, ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि मैं आपको इसमें फोटो डाल दूँ आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे मैं तब भी आपको नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा, आप मुझे मेल कीजिए, मैंने आपको मेल दे रखा है अपना, जब वीडियो खत्म होगा तब मेरे मेल आपको देखने को मिलेगा, बाकी मैं मुंह से बता रहा हूँ, अभी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, आप मुझे मेल कीजिए। कोई भी किसी भी चैप्टर का PDF नोट्स चाहिए हो, EDD फर्स्ट और EDD सेकंड का, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। किसी भी प्रकार की कोई भी टेबल चाहिए हो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि लॉकडाउन की वजह से हर किसी के पास बुक नहीं है, और कुछ लोग की बुक अपने हॉस्टल वगैरह में छूट गई होंगी, तो उन सभी के लिए मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको वो टेबल प्रोवाइड कराऊंगा। गाइस आप बिल्कुल चिंता ना करो, आप बस केवल एक ही चीज़ पर ध्यान दो, और वो है आपका पढ़ाई करना, आप बस केवल पढ़ाई करने पर ध्यान दो। ठीक है, चलिए क्या लिखा है पढ़ सकते हो कि PVC इंसुलेटेड केबल की टेबल में देखने पर यह पता लगा कि 25 mm स्क्वायर का 4 कोर एल्यूमिनियम केबल यूज होगा। देखो फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पर बुक में कन्फ्यूजन है, अगर आप बुक देखोगे तो बुक वालों ने शायद 4 या 10 mm स्क्वायर का केबल यूज़ कर रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे, गारंटेड आप देख लेना। 4 कोर में जो 4 कोर के केबल हैं वो 25 mm स्क्वायर से नीचे नहीं आते, इतने मोटे केबल ही आते हैं 4 कोर वाले, उससे नीचे नहीं आते। और 15 किलोवाट का कनेक्शन लेना काफ़ी बड़ी बात होती है, इसीलिए 4 कोर का ही एल्यूमिनियम केबल यूज़ होगा, जो कि 25 mm स्क्वायर से नीचे का नहीं आता है। आप फिर से सुन लो कि मैंने यहाँ पे 25 mm स्क्वायर का केबल यूज़ क्यों किया, क्योंकि 4 कोर का केबल जो होता है 4 कोर वाला केबल वो इस 25 mm स्क्वायर से नीचे नहीं आता है। ओके, बात समझ में आई होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। और वीडियो में अगर मज़ा आ रहा हो तो करो लाइक और दूसरे लोगों से वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी नहीं। चलिए अब हमने केबल का पता लग गया, अब हम वो जो बाहर जाने वाला था, जैसे यहाँ पे ये पोल था हमारे पास, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे वो बिल्डिंग है, तो इस पोल से इस बिल्डिंग यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हमने, तो इस ब्रैकेट तक बाहर जाने वाले हैं ना, ये जैसे देखो आप, ये वाले देखो इस तरीके से बाहर जाने वाले हैं 4 वायर। तो इन वायर्स की लंबाई क्या है उसकी पता कर लेते हैं। तो जब वायर्स की लंबाई का पता किया तो देखो 20 मीटर दूरी थी, क्वेश्चन में कहा था 20 मीटर दूरी, 20 मीटर में 4 वायर जाएंगे, 20 मीटर में 4 वायर जाएंगे, तो कितना हो गया, 20 चौक 80 मीटर हो गया, और 5% एक्स्ट्रा रखना पड़ता है हमें, ताकि सैग, इस सैग जो होता है सैग के लिए हमें 5% एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो 80 मीटर वायर हो गया और 5% वायर एक्स्ट्रा रखा हमने, तो 80 का 5% हो गया 4 मीटर। हमने जब ऐड किया
80 मीटर और 4 मीटर को, तो हमारे पास हो गया कितना 84 मीटर। कितना वायर यूज होगा 84 मीटर। जो कंडक्टर यूज होगा हमारे पास AAC वाला 3/3.00 mm का, वो 84 मीटर होगा। ये हमने क्यों किया है, ताकि हम अपनी टेबल में इसका डिस्क्रिप्शन दे सकें, लिख सकें कि हमने कितने मीटर का कंडक्टर यूज किया है। ओके गाइज, अब क्वेश्चन का हमारे 60% पार्ट खत्म हो चुका है। अब बस हमको टेबल बनानी है और कॉस्ट फाइंड करनी है और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए फिर। लेकिन क्या रह गया है कि आपको मैं एक बात और बताए देता हूँ यहाँ पर कि ये है हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का डायग्राम। ये है आपको, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, मैंने अभी मैं जो कंपोनेंट लगाऊंगा वो आपको इसमें दिखाता चलूँगा साथ साथ कि मैं कहाँ कहाँ पे लगा रहा हूँ और क्या क्या लगा रहा हूँ। ये होता है आपका ब्रैकेट, ये हिस्सा पूरा ब्रैकेट है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इस वाले हिस्से को हम ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद ये इंसुलेटर लगे होते हैं इसमें, और ये वायर जा रहे होते हैं। ये वाला जो 2 वायर वाला दिखा रखा है मैंने आपको, लेकिन हम इसको 4 वायर का भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, चलिए, आपको जो बनाना है वो 4 वायर वाला बनाना है। चलिए फिर करते हैं शुरू। और अपन लिस्ट में, आई होप आप देखो दिख रहा है ना सब एकदम क्लियर। आपको जो एग्जाम में डायग्राम बना के आना है उसका मैं आपको एक बार क्लियर किया देता हूँ। आप एग्जाम में ये वाला डायग्राम ना बना के आप ये वाला डायग्राम बनाओ, क्योंकि आसान है एग्जाम में बनाने के लिए, ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का प्रिपरेशन। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैमरे को किस तरह एडजस्ट करूँ जिससे कि आप हर चीज़ को क्लियरली देख पाओ। आई थिंक मुझे कैमरा ऊपर की साइड एडजस्ट कर देना चाहिए, ठीक। यहाँ से आपको और चीज़ क्लियरली दिख रही होगी ना, वरना नीचे वो छुप जाता है। तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हम लगाएंगे, जब बात करते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल्स की, तो फॉर्मेट आपको पता ही है। फॉर्मेट होता है पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, फिर आती है आपकी क्वांटिटी, फिर रेट यूनिट, फिर टोटल प्राइस रहता है, ठीक है नहीं। और ये रेट और टोटल प्राइस रुपीज़ में होते हैं, ठीक है नहीं। चलिए, ये आपको फॉर्मेट है और आप इसी फॉर्मेट को याद भी कर लेना। यहाँ तक मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को ये ऑलरेडी याद भी गया होगा, इतने क्वेश्चन लगा चुके हैं। अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो फिर कब याद होगा, अगले साल थोड़ा याद करना है। चलो, एग्जाम इसी बार देना है तो याद भी इसी बार करना पड़ेगा भैया, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर लगाने के लिए देखो बच्चे, सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन करा के चलता हूँ स्टेप्स में। जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पोल लगा है इस तरफ, मैं थोड़ा डार्क किए लेता हूँ इसको। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पोल लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे वो बिल्डिंग बनी है, और यहाँ पे हमने वो ब्रैकेट लगा दिया है ये वाला। अब यहाँ पे वायर कनेक्ट करने हैं ऐसे करके। तो पहले इस पोल पर भी तो कुछ मटेरियल लगाना पड़ेगा ना, इन वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। इस पोल पर भी तो कुछ ना कुछ मटेरियल लगाना पड़ेगा, जहाँ मेरी ये उंगली घूम रही है यहाँ पे। तो बस इस मटेरियल को लगाने के लिए ही, मतलब ये इस डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर जो मटेरियल लगेगा उसके बारे में बात चल रही है। और पहला पॉइंट हमेशा आप उसी को मान के चलो, या तो एग्जिस्टिंग पोल हो या डिस्ट्रीब्यूशन पोल हो, आप हमेशा इन्हीं दोनों चीज़ों को पहला पॉइंट हमेशा मान के चलना है क्वेश्चन का। आई होप बच्चे चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर जो लगेगा सबसे पहले साइकिल इंसुलेटर लगेगा। साइकिल इंसुलेटर, देखो जितने वायर आते हैं उतने साइकिल इंसुलेटर लगते हैं। यहाँ पर 3 तो फेस के वायर हैं, एक न्यूट्रल वायर है, 3 फेस वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, 4 वायर हो गए ऑल ओवर, इसीलिए 4 इंसुलेटर लगेंगे। 25 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए 100 रुपये के हो गए 4। क्लियर, बात समझ में आई होगी। अगर आपके बात समझ में आ गया तो आगे को बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हम लगाने वाले हैं साइकिल इंसुलेटर स्ट्रैप। गाइस, साइकिल इंसुलेटर स्ट्रैप साइकिल इंसुलेटर क्लैंप का ही एक प्रकार होता है, बस पतली सी पत्ती होती है, पतली सी पत्ती, इतनी पत्ती। जैसे ये हो गया साइकिल इंसुलेटर स्ट्रैप, और मैं आपको दिखा दूं ये चीज़, जैसे कि ये हो गया साइकिल इंसुलेटर, ये हमने इसमें लगा दिया, ये कुछ ऐसा देखो ऐसा होता है। ये हो गया स्ट्रैप, साइकिल इंसुलेटर स्ट्रैप, ये हो गया इंसुलेटर, ऐसा फिट हो जाता है।
फिर इसमें से वायर को घुमा के ऐसे करके और ले जाते हैं। ये होता है तरीका, ठीक है नहीं। तो स्ट्रैप का मतलब पतली सी पत्ती होती है लगाने के लिए, 10 रुपये की एक मिलती है, और जितने इंसुलेटर रहते हैं उतने ही स्ट्रैप रहते हैं, उतने ही क्लैंप रहते हैं। 4 इंसुलेटर 4 क्लैंप, 10 रुपये का एक, 40 रुपये के हो गए। समझ में आ गई बात? आई होप समझ में आई होगी, क्योंकि सिंपल है एकदम। ये हम उस पोल पर लगा रहे हैं जो पोल हमें दे रखा है। उस पोल पर से हमें 4 वायर लेके आने हैं, 4 वायर लेके आने हैं उस पोल पर से। तो 4 इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे वहाँ, और जब 4 इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे वहाँ तो 4 क्लैंप भी लगाने पड़ेंगे वहाँ। इसीलिए वहाँ पे 4 इंसुलेटर लगाए मैंने और 4 क्लैंप लगाए वहाँ पे। ये देखो नीचे दिख रहा होगा, नीचे देखो, ठीक है। चलिए अब आई बोल्ट गाइस, उस पोल पर, इस वाले पोल पर एक अर्थिंग वायर भी लेके आना है ना आपको, शायद आप भूल गए, मैं बता देता हूँ। अर्थिंग वायर भी लेके आना है ना, उस अर्थिंग वायर को आई बोल्ट के थ्रू लेके आया जाता है। आई बोल्ट लगाएंगे एक, ये लग गया आपका आई बोल्ट, ये लग गया आपका आई बोल्ट। एक बोल्ट लगेगा, 5 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए 5 रुपये हो गए इसके, ठीक है गाइस। आई होप चीज़ समझ में आई होगी आपको, ओके। चलिए अब जब हम उस डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर, इस डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर सारा का सारा मटेरियल हमने लगा लिया, काम खत्म। अब हम वहाँ से वायर लेके आने वाले हैं, लेकिन वायर लाने से पहले हम ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, बाद में वायर ले जाएंगे, है कि नहीं। आप खुद सोच के देखो कि वायर को अगर हम ले आए तो यहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे। इससे बेटर है कि पहले ये घर जो है, इस वाले घर में एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, जो सा ब्रैकेट हमको लगाना है। उसके बाद उस पर, इस ब्रैकेट पर जो मटेरियल लगाना लगा के, फिर वायर वायर ला के और क्वेश्चन रफा दफा करना जल्दी ठीक है नहीं। आई होप चीज़ों को आप इन्जॉय कर रहे होगे। पढ़ाई को हमेशा इन्जॉय करके पढ़ो यार, कोई ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। मैं आपको इतना इजी न्यूमेरिकल बताऊंगा बच्चे कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरा भरोसा करो आप, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन्जॉय करके पढ़ाई करो बस, ठीक है। कोशिश करो कि आप केवल ध्यान आपका केवल एक चीज़ पर रहे, यहाँ इस टेबल पर। देख रहे हो नीचे टेबल, यहाँ कोई टेबल नहीं है, स्क्रीन पर देखो टेबल, ठीक है नहीं। इस टेबल पर आपका ध्यान रहना चाहिए। चलिए अब जब उस पोल पर सारा मटेरियल लगा दिया है, अब हम ब्रैकेट को लगा लेते हैं। ये जो ब्रैकेट लगता है आपको मैं एक बार दिखाता हूँ डायग्राम में। एक हो, ये टी शेप का ब्रैकेट है, ये देखो आप, ये वाला, ये टी शेप का है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। इस वाले हिस्से को दीवार में लगा देते हैं, और इस वाले हिस्से को सीधा सीधा वायर ले आते हैं। इस वाले हिस्से से जितने भी कनेक्ट करने होते हैं उतने वायर, ठीक है नहीं। और ये देखो साइकिल इंसुलेटर लगा रखे हैं इस पर ब्रैकेट पे, ये देखो साइकिल इंसुलेटर स्टेप के साथ, इस तरीके से होता है ये सब मटेरियल। बाकी मैं दिखाता रहूँगा साथ साथ में अभी जो जो वायर लगाएंगे हम, जो जो कंपोनेंट लगाएंगे। तो हमने टी शेप का हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट, टी शेप का, टी शेप हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट हमने लगा दिया है। 4 मीटर का चाहिए होता है गाइस। ये देखो वर्टिकल ब्रैकेट चाहिए होता है हमें 3 मीटर, लेकिन ये वाला हमको चाहिए होता है 4 मीटर। और ये 4 मीटर का इसलिए चाहिए होता है क्योंकि देखो 1 मीटर रहता है ऐसे करके, 1 मीटर रहता है ये ऐसे करके, ऐसे कनेक्ट, ऐसे ऐसे कनेक्ट होता है ऐसे करके, ये शेप टी शेप होती है, तो ऐसे कनेक्ट होता है। तो ये दीवार है, इस दीवार में कनेक्ट करेंगे तो ये होगा 1 मीटर, ये होगा 1 मीटर ये वाला हिस्सा, और ये होगा 3 मीटर। 1 मीटर ये और 3 मीटर ये, इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से लगा देते हैं, इस तरीके से बस। तो इसलिए हमको ये 4 मीटर चाहिए होता है। तो हमने 4 मीटर लिया, और ये गाइस 120 रुपये मीटर ही लेना है, आपको ध्यान रखना हमेशा। हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट का क्वेश्चन आपको कहीं भी करना पड़े, आपको केवल 120 रुपये मीटर ही हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट लेना है। याद रखो, मैं बता रहा हूँ, भरोसा करो, ठीक है नहीं। अब याद रखो, भरोसा करो, जो मैं कह रहा हूँ वही आपको लेकर चलना है। आपको जो है, तो आपको 120 मीटर ही लेना है हमेशा, फिक्स है ये कि आपको 120 मीटर ही लेना, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े आपको। ओके गाइस, तो जब हमने 120 रुपये मीटर लिया तो 4 की मल्टीप्लाई की तो 480 रुपये हो गए। 120 रुपये मीटर हमने लिया है, और यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई की तो 480 रुपये का हमारा टोटल प्राइस आ गया। अब हमने ब्रैकेट भी लगा दिया, और उस तरफ हम इंसुलेटर भी लगा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने ना इंसुलेटर को, जो ब्रैकेट पर जो मटेरियल लगाना है उसको लगा लेते हैं। और गाइस ब्रैकेट पर जो मटेरियल लगेगा वो आपको मैं फिर से दिखाता हूँ जरा पीछे चल के। ये देखो ब्रैकेट पर ये मटेरियल लगने वाला है, ये लगेगा, ये आपका ब्रैकेट लग गया है पहले, ये लगा ब्रैकेट,
इस ब्रैकेट पर हमने ये साइकिल इंसुलेटर लगाए, ये साइकिल इंसुलेटर लगाए। उसके बाद ये साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगाया और ये अर्थिंग वायर को ले जाने के लिए आई बोल्ट लगाया बस। और इसके बाद ये एरियल फ्यूज लगाए हैं और ये स्प्लिट इंसुलेटर लगाए हैं। इतने लगाए हैं और इतना ही मटेरियल मैं आपके लिए लगा कर दूंगा। अभी आप देखो, समझ में आएंगी चीज़ें। ब्रैकेट पर लगाने के लिए, ओके गाइस, क्या करने के लिए? ब्रैकेट पर लगाने के लिए। मैं कैमरा को थोड़ा इधर किया देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखने लगे, ठीक है नहीं? ये देखो आप। तो ब्रैकेट पर लगाने के लिए हमको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? ब्रैकेट पर लगाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए साइकिल इंसुलेटर। सबसे पहले हमको चाहिए साइकिल इंसुलेटर। देखो 4 वायर है तो 4 चाहिएंगे। 25 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए 25 रुपये के हिसाब से ये 100 रुपये के हो गए। आपको दिख रहा होगा आगे 100 रुपये, ठीक है गाइस? आई होप चीज़ आपको समझ में होगी। इतना सिंपल तरीके से आपको बता के चल रहा हूँ तो मैं। ये देखो इधर, ठीक है नहीं? ओके, चलिए फिर। जब साइकिल इंसुलेटर लग गए तो साइकिल इंसुलेटर्स को लगाने के लिए हमें साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगाने पड़ेंगे। साइकिल इंसुलेटर्स को लगाने के लिए हमें साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगाने पड़ेंगे। अब हम साइकिल इंसुलेटर स्ट्रैप लगा लेते हैं, यानी कि साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगा लेते हैं। ये रहा आपका साइकिल इंसुलेटर स्ट्रैप। 4 लगेंगे क्योंकि जितने इंसुलेटर उतने क्लैंप। 10 रुपये का एक मिलता है और 40 रुपये के होगा। सेम कहानी, आई बोल्ट लगेगा एक। तो एक आई बोल्ट तो लगेगा गाइस अर्थिंग के लिए और एक आई बोल्ट लगेगा गाइस स्टे सेट के लिए, क्योंकि आपको स्टे भी देना पड़ेगा। इसको स्टे भी देना पड़ेगा ना, तो स्टे सेट के लिए भी एक आई बोल्ट लगाना पड़ेगा यहाँ। तो एक तो अर्थिंग आई बोल्ट हो गया अर्थिंग के लिए, एक हो गया स्टे सेट के लिए। इसलिए यहाँ पे आई बोल्ट हो गए 2, 5 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए यहाँ पे हो गए 10 रुपये के, हो गए 2 आई बोल्ट, ठीक है नहीं? आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि आई बोल्ट ये 2 कैसे आए हैं, ठीक है नहीं गाइस? ओके, चलिए अब हम लगाएंगे अपना अगला कंपोनेंट जिसका नाम है एरियल फ्यूज। आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ अगर कोई डाउट है तो आपको। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ये चीज़, ये जो सामने दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं एरियल फ्यूज, ठीक है नहीं? चलिए अब एरियल फ्यूज लगाएंगे। ये एक वायर में एक लगता है, फेज वायर में, और न्यूट्रल वायर के साथ लगाया जाता है न्यूट्रल लिंक। तो फेज वायर में तो लग गया आपका एरियल फ्यूज, है ना, और न्यूट्रल वायर में लगेगा न्यूट्रल लिंक। दोनों सेम प्राइस के आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 20 रुपये का एरियल फ्यूज है तो 20 रुपये का ही न्यूट्रल लिंक मिलता है, इसलिए मैंने उनको एक साथ ही प्राइस लिख देता हूँ। मैंने क्लियर कर दिया स्पेसिफिकेशन में कि एरियल फ्यूज +1 न्यूट्रल लिंक, तो ये हो गए 4। 20 रुपये का एक मिलता है, इसलिए 80 रुपये के हो गए 4, ठीक है गाइस? आई होप चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसी। अगला हम देखो, आपको मैंने बता रखा है कि जब हम सर्विस कनेक्शन देते हैं तो सर्विस कनेक्शन में हमको एनर्जी मीटर को सप्लाई देनी होती है। किसको? एनर्जी मीटर को सप्लाई देनी होती है। और गाइस एनर्जी मीटर को सप्लाई देने के लिए, एनर्जी मीटर को सप्लाई देने के लिए पहले एनर्जी मीटर से पहले दीवार पर एक बोर्ड लगाया जाता है और उस बोर्ड को लगाया जाता है बोल्ट के थ्रू। रैग बोल्ट नाम है उसका, वही अगला कंपोनेंट है। रैग बोल्ट के थ्रू हम बोर्ड को लगाते हैं और दीवार पर ब्रैकेट को लगाते हैं। मेरे कहने का मतलब दीवार पर अगर कोई भी चीज़ लगानी है तो वो रैग बोल्ट से ही लगाई जाएगी। इन रैग बोल्ट का यूज़ और भी कई सारी जगहों पे होता है, जैसे पावर वायरिंग में। पावर वायरिंग में इन रैग बोल्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। पावर वायरिंग में जब स्टार्टर लगाते हैं दीवार पे तो उसको लगाने से पहले भी एक बोर्ड लगाना पड़ता है, वहाँ पर भी हम इन्हीं रैग बोल्ट की हेल्प से उसको लगाते हैं, ठीक है गाइस? तो रैग बोल्ट लग गए। ब्रैकेट के लिए लगेंगे वो बोर्ड के लिए, जो बोर्ड लगेगा वो 4 रैग बोल्ट से लगेगा और जो ब्रैकेट लगेगा वो 3 रैग बोल्ट से लगेगा। ये 7 रुपये का एक रैग बोल्ट मिलता है, इसलिए ये 21 और 28 49 रुपीज़ के हो गए टोटल। 28 के हो गए 4 रैग बोल्ट और 21 के हो गए 3 रैग बोल्ट, इसीलिए ऑल ओवर जो हो गए ये हमारे पास 49 रुपीज़ के रैग बोल्ट हो गए। बात समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तुरंत करो। अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्वेश्चन,
क्वेश्चन अगर इतनी आसानी से खत्म होने लगते तो 20 नंबर मायने नहीं रखते आपके लिए एग्जाम में। आप पता है स्टार्टिंग जब इन क्वेश्चंस की करते हैं तो कम से कम 1-1 घंटा लगाते हैं आप इन क्वेश्चंस को खत्म करने में। मैं खुद का बता रहा हूँ, मैंने ये खुद क्वेश्चन किया है, कॉपी पे पेपर पे किया, कम से कम मुझे 25 मिनट लग गए होंगे इस पूरे क्वेश्चन को। लिखना भी होता है, फिर चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं, हर चीज़ का प्राइस आपको याद करना होना चाहिए। तो कम से कम 25 मिनट तो एक परफेक्ट आदमी को लग जाता है करने में, और वो भी तब लगेंगे जब आपने कम से कम 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी हो, कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे। तो गाइस इतना होशियार मत समझो अपने आप को, आप ये मत सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा तो कभी नहीं आएगा जहाँ पूरी ज़िंदगी निकल जाए। ठीक है, तो गाइस पढ़ के चलो अच्छे से। चलिए रैग वोल्ट लग गए। अब हम स्टेसर्ट लगाते हैं जो कि हमको ब्रैकेट को देना है। एक स्टेसर्ट देते हैं एक ब्रैकेट को, 600 रुपये का होता है एक, इधर दिख नहीं पा रहा है आपको, ये 600 रुपये लिख दिए मैंने नीचे, ये 600 रुपये का होता है एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अगले स्टेप में बचा हुआ मटेरियल भी लगा लेते हैं। अगले स्टेप में हमने ब्रैकेट को पूरी तरीके से हम इंस्टॉल कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। अब हम अपना कंडक्टर लगाएंगे जो इस वाले पोल के और इस वाले ब्रैकेट के बीच में जो कंडक्टर लगाने हैं ये वाले, ये लगाएंगे अब हम। ठीक है, वही मैं लगाने वाला हूँ आगे, अगले स्टेप में वही लगाने वाला हूँ कंपोनेंट। तो यही सब मटेरियल लगने वाला है इस स्टेप में हमारा। और गाइस इस स्टेप में लगने वाला मटेरियल बिल्कुल सिंपल है। देखो आपको कंडक्टर लगाना है इस स्टेप में, अर्थिंग वायर लगाना है, और जो छोटे छोटे मटेरियल होते हैं वो सब लगा के हमको हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। गाइस वीडियो को कभी भी आप लेंथी में समझा करो, कुछ ना कुछ मैं वीडियो में हमेशा आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूँगा बच्चे। आप में से कुछ बच्चे अभी भी सोचते होंगे कि वीडियो बड़े हैं, ये तो इतने बड़े बड़े वीडियो हैं कैसे देखें एग्जाम में नंबर भी तो बड़े बड़े आएंगे, उनका नहीं सोच रहे हो। वीडियो बड़ा है बस ये दिखाई दे रहा है, एग्जाम में जब बड़े बड़े नंबर लाओगे तो उसका क्या। बच्चे बड़े ही होते हैं वीडियो, ये आपको नंबर भी तो बड़े बड़े आएंगे। और न्यूमेरिकल खुद आप सोच कर देखो। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ इस न्यूमेरिकल को इससे कम स्टेप्स में मैं क्या बताऊंगा, क्या मैं एकदम बोल के निकाल दूं जिससे कि आधे से ज़्यादा बच्चों के समझ में भी ना आए, तो क्या फ़ायदा मेरे वीडियो बनाने का। फिर आप खुद सोच के देखो, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी कोशिश है कि आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो। ओके मेरे बच्चे, ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी आई होप, और वीडियो को आप बिना स्किप किए देखोगे हमेशा। अब हम लगाएंगे कंडक्टर वायर, AAC का कंडक्टर, वो जो हमने लगाया था। ठीक है, आपने अगर याद हो तो कैलकुलेशन की थी उसकी, 84 मीटर आया था। वो कितना आया था, 84 मीटर आया था, 84 मीटर है ना। तो इस 84 मीटर की कैलकुलेशन, ये जो मिलता है हमें 84 मीटर, 5 रुपये का 1 मीटर मिलता है, लिखा है मैंने 5 रुपये का 1 मीटर मिलता है। अब इस 5 की और 84 की मल्टीप्लाई की तो 420 हो गया। कितना हो गया, 420 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने कंडक्टर वायर लगा दिया, अर्थिंग वायर भी लगा देते हैं। एजप्शन में मान लिया था हमने कि हमको जो है वो 8SWG का अर्थिंग वायर यूज़ करना है। 20 मीटर तो डिस्टेंस है, 10 मीटर का केबल के साथ साथ आएगा, और 5% एक्स्ट्रा। फिर से सुन लो, 20 मीटर की डिस्टेंस है, 10 मीटर केबल के साथ साथ आएगा, और 5% एक्स्ट्रा। होता क्या है कि ये जो वायर है वो बिल्कुल एनर्जी मीटर तक ही दिया जाता है, एनर्जी मीटर तक इस वायर को दिया जाता है। ओके गाइस, आई होप चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और अच्छे से समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो टोटल हो गया 31.5 मीटर, 3 रुपये का 1 मीटर मिलता है, 94.5 रुपीज़ हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको लगाना है अगले स्टेप में, वो लगाना है हमको स्प्लिट इंसुलेटर। स्प्लिट इंसुलेटर, स्प्लिट इंसुलेटर को क्या होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, शायद डायग्राम में है पीछे वाले में। ये देखो आप, ये है स्प्लिट इंसुलेटर। ये क्या करता है कि अर्थिंग वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में एक संबंध पैदा करता है, जिससे कि क्योंकि अच्छा आप और मैं सभी जानते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अगर आप हो और बाकी में थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो इतना तो आपको पता होगा कि न्यूट्रल वायर में कभी करंट फ्लो नहीं होता, न्यूट्रल वायर में कभी करंट फ्लो नहीं होता। और अगर आपको पता है कि न्यूट्रल वायर में कभी करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन इन केस अगर करंट फ्लो हो जाए तो चांस है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए ये स्प्लिट इंसुलेटर क्या करता है कि इस न्यूट्रल वायर में फ्लो होने वाले करंट को अर्थ कर देता है, इन केस अगर कभी फ्लो हो गया तो।
इसीलिए एक स्प्लिट इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है हमेशा। तो एक स्प्लिट इंसुलेटर लग गया, ये मिलता है आपके पास 20 रुपये का, 20 रुपये हो गए। उसके बाद अब केबल लगाने की बारी आई। ये देखो केबल भी दिखा देता हूँ आपको मैं, हर चीज़ दिखानी पड़ती है एक तो बार बार आपको। ये है वो केबल जो ऐसे जा रहा है, ओके, ये ऐसे, ये वो केबल है। ये 4 कोर का केबल था ये जो यूज़ हुआ है हमारा पास। हम इस 4 कोर के केबल को 25 mm स्क्वायर का 4 कोर वेदर प्रूफ केबल यूज़ कर रहे हैं। और ये आपका केबल जो है वो है 12 मीटर। 12 मीटर क्यों होता है? देखो गाइस, हर प्रकार के सर्विस कनेक्शन में ये केवल 10 मीटर ही रहता है, लेकिन इसमें 12 मीटर रहता है। और इसमें 12 मीटर इसलिए रहता है क्योंकि ये टी शेप का सर्किट वो होता है, सर ब्रैकेट जो होता है ऐसे करके जाता है, पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, तो इसलिए ये टी शेप का ब्रैकेट होता है, इसलिए यहाँ पे 12 मीटर रहता है। ओके गाइस, तो 12 मीटर केवल 75 रुपये का 1 मीटर मिलता है, 75 रुपीज़ का 1 मीटर मिलता है। जब 12 की और 75 की मल्टीप्लाई की तो 900 आया, 900 रुपये आ गए। ओके गाइस, आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसमें मैंने क्या क्या लगाया, कंडक्टर लगाया है, अर्थिंग वायर लगाया और स्प्लिट इंसुलेटर लगाया और 25 mm स्क्वायर का वेदर प्रूफ केबल भी लगाया आपके लिए। ओके गाइस, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस तो प्लीज़ लाइक करके जाना, ठीक है गाइस। ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, अरे ख़त्म नहीं हुआ, परेशान मत हो आप। अब वीडियो जब बड़ा है तो आपको नंबर भी बड़े मिलेंगे बच्चे, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अगले स्टेप में हम लगाने वाले हैं 3 फेस एनर्जी मीटर। एक लगाएंगे, 900 रुपये का मिलता है, 900 रुपये हो गए। अब एनर्जी मीटर को जिस बोर्ड पर लगाया जाएगा वो बोर्ड लगाएंगे एक, 250 रुपये का मिलता है, 250 रुपये हो गए। एनर्जी मीटर को एक बोर्ड पर लगाया जाता है पहले। फ्यूज कट आउट लगाएंगे, ये आपके 4 फ्यूज कट आउट लगाएंगे, 35 रुपये का एक, क्योंकि 4 वायर है ना इसलिए 35 रुपये का एक मिलता है, इसलिए 140 रुपये हो गए। अब हम दीवार को पार करके अंदर कनेक्शन छोड़ेंगे ना, पीवीसी कंड्यूट लगाएंगे 0.25 मीटर 25 सेंटीमीटर के लगाएंगे, 15 रुपये की 1 मीटर मिलती है, इसलिए ये 3.5 रुपये की हो गई। उसके बाद गाइस पीवीसी गुल्ली, सीमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। पीवीसी गुल्ली है, सीमेंट है, इन सब चीज़ों का ना कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, इसलिए हमको इनकी कोई क्वांटिटी नहीं, सीधा सीधा इनको 250 रुपये का मान लेते हैं। और आप भी 3 फेस के हर एक कनेक्शन में 250 रुपये का ही मानेंगे, ठीक है। आई होप कंपोनेंट्स आपको समझ में आए हों, मटेरियल लिस्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, मज़ा आ रहा है वीडियो में। चलिए फिर गाइस, अब बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को मैं ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि अपना सारा का सारा काम तो हो ही चुका है, अब जो आपके लिए ज़रूरी होता है एक्चुअली क्या है कि समझाने की चीज़ें यहीं तक होती हैं बस। इसके बाद हम मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, इन जितने भी सारे के सारे कॉलम है पीछे के पेज के, इन वाले कॉलम को ऐड करके और मटेरियल कॉस्ट निकाल लेंगे। और जब हमने इन सब कॉलम को ऐड करके मटेरियल कॉस्ट निकाली तो 3,582 रुपये आई, 3,582 रुपीज़। कितना आया? 3,582 रुपीज़ आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट आई। बच्चे आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन को बहुत लेंथी खिंचवा देते हैं सर, आप सच में यकीन मानो केवल समझाने के लिए लेंथी कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो सके। क्योंकि जब तक आपको स्टेप्स ही क्लियर नहीं होंगे आप कैसे चीज़ों को खुद एनालाइज कर पाओगे। देखिए मैं बता रहा हूँ अपना, अगर मैं इसी क्वेश्चन को करने बैठूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो, मुझे केवल खुद के एग्ज़ाम कभी हो मुझे देना पड़े, तो मैं अगर इस क्वेश्चन को करने बैठूँ तो मुझे कम से कम 25 मिनट बहुत अच्छे से करने में लगे। 25 मिनट, आधा घंटा मान लेते हैं। तो जब आधा घंटा एक परफेक्ट आदमी को करने में क्वेश्चन लग रहा है, तो आपको अगर 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ भी गया तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं ना, आपको समझ के भी चल रहा है चीज़ों को समझ के चलो अच्छे से, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। टोटल मटेरियल कॉस्ट 3582 रुपये, 3,582 रुपये आ चुकी है हमारी। बस अब हम लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे जो कि 20% होती है मटेरियल कॉस्ट का। अब हमने मटेरियल कॉस्ट का 20% निकाला तो 716 रुपये और 40 पैसे आए, 716 रुपीज़ एंड 40 पैसा, 716 रुपये 40 पैसे आए। उसके बाद हमने इमरजेंसी कॉस्ट का कैलकुलेशन किया। इमरजेंसी कॉस्ट 5% होता है मटेरियल कॉस्ट का। जब ये 5% कैलकुलेट किया तो ये आया हमारे पास 179 रुपीज़ एंड 10 पैसा, यानी कि 179 रुपये और 10 पैसे, 179 रुपये और 10 पैसे, इतने रुपये हमारे पास आए।
तो हमारे पास अब देखो हमारे पास 3 प्रकार की कॉस्ट होती हैं और इन तीनों को जोड़ के हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं अपना। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आई होगी और चीज़ें आपको क्लियर भी अच्छे से हो रही होंगी। ओके गाइस, अब निकालते हैं हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए हम मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट, इन तीनों कॉस्ट को प्लस कर देते हैं। जब इन तीनों कॉस्ट को हमने प्लस कर दिया तो निकल के आया हमारे पास 4,477 रुपीज़ एंड 50 पैसा, 4,477 रुपये 50 पैसे। ये हमारे पास निकल गया कितना, 4,477 रुपये और 50 पैसे, ये निकल गया हमारे पास। ओके गाइज, तो 50 पैसे को हम खत्म कर देते हैं, पूरा रुपया बना देते हैं इसका। कितना हो जाएगा, 4,478 रुपये। कितना हो जाएगा, 4,478 रुपये। कितना आ गया टोटल, 4,478 रुपये, 4,478 रुपीज़। गाइज वीडियो बंद मत करना है, क्वेश्चन जरूर देके जाऊंगा आपको मैं और उस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, चलिए फिर 4,478 रुपये ये क्वेश्चन, वो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ओके गाइज, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना यार, बिना लाइक के बिल्कुल मत जाना। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। गाइज अब मैं आपको 2-4 काम की बातें बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। देखो गाइज, आपको अगर कोई भी PDF नोट्स चाहिए या कोई भी आप क्वेरी हो आपको इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहें हमें, तो नीचे जो ईमेल दिया गया है, कोई भी टेबल कोई PDF चाहिए तो इस नीचे दिए गए ईमेल पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ID पर।